हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो यहाँ से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। 100% है। ये मैंने पूरे एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो 2025 में इससे बाहर नहीं जाएगा। 100% है बाबू, क्योंकि आपके एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। तो मैंने सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने ला दिया है। आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मैंने जो भी क्वेश्चन लाया है लगातार 5 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना बाबू, और अपने कॉपी क्लिक कर जरूर से जरूर याद कर लेना बाबू। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और हम इसके सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपको कैसे उत्तर को लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण क्या लिखना है आपको? उपयोग लिखना है। ठीक है, अवतल क्या लिखना है बाबू को? उपयोग लिखना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। सबसे पहले आपको इस तरह लिख देना है। ठीक है, मैंने आपको कम से कम इसमें 4 उपयोग लेकर आया है। कम से कम आपको 2 याद कर लेना है, कोई भी 2 याद कर लेना है, आपका काम बन जाएगा 2025 एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला आपको लिखना है कि बड़े आकार के अवतल दर्पण के दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक ना, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है, पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइट, टर्च आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो आप 4 पहिया के चाहे 2 पहिया के जो हेडलाइट देखते हैं, जो आगे वाला होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेविंग जो दर्पण होते हैं उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह आपको 4 आपको मैंने अवतल दर्पण का उपयोग बता दिया है। कम से कम आपको इसमें से 2 जरूर से जरूर तैयार कर लेना बाबू, और ये आपका 2 नंबर का आएगा। 100% है। अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि अवतल दर्पण सॉरी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ठीक है, इस तरह आपको 2 खाना बना लेना है, एक इधर और एक इधर बना लेना है। ठीक है, और पहला इसमें क्या लिखना है? पहला पॉइंट लिखना है इसमें कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होती है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक हो जाती है। और दूर दृष्टि में क्या होती है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। जो आपका नेत्र गोलक होता है क्या होता है बाबू? वो लंबा हो जाता है। ठीक है, और इसमें नेत्र गोलक क्या होता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लेना है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको आपको जरूर त्याग करना बाबू, कि इस दोष को दूर करने के लिए मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और उसी तरह इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको दूसरा प्रश्न भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको जरूर से जरूर तय कर लेना बाबू। ये 2024 के सेट में, ये आपके 2024 के 7 सेट में से कम ये प्रश्न 4 सेट में पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यह क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्या हो सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि बोलेगा कि चालक में लगने वाले बल को दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस तरफ ये नियम पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी चालक पर जो बल लगता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं।
ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ये चलिए देखते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है क्या कहता है, ध्यान समझिए आप लोग। ये होता है कि आप अपने बायां हाथ लीजिए और उसमें क्या लीजिए, आप उसमें क्या लीजिए बाबू, अपना क्या लीजिए, ध्यान समझिएगा। आप अपना अंगूठा लीजिए ये वाला, ठीक है, फिर तर्जनी लीजिए और यहाँ पर मध्य वाली। देखिए मैंने डायग्राम भी लगा दिया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको अपने बाएं हाथ को इस प्रकार लेना है कि अंगूठा और तर्जनी व मध्यमा तीनों क्या रहे, परस्पर लंबवत रहे, मतलब 90 अंश का कोण बने। आप देख सकते हैं कि आप 90 अंश का कोण बनाया हुआ है, ठीक है। तो तीनों क्या रहे, परस्पर लंबवत रहे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है वो लंबवत रहे, तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी, ठीक ना। मतलब जो अंगूठा होगा वो क्या करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम रहा। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको 4 नंबर दिला के जाएगा 2025 एग्जाम में, 100% है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग क्यों करते हैं, तब करते हैं बाबू जब हमको चालक में लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करना होता है। और ये आपका क्या रहा, ये आपका नियम रहा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 4 नंबर का भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है पिछले साल में, और 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी कहते हैं, और चाहे इसको दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम भी बोल सकते हैं। चाहे मैक्सवेल का नाम लिख कर आए, चाहे ये वाला नाम लिख कर रखा है, तभी आपको नियम यही लिखना है, ठीक है। नियम क्या कहता है ध्यान समझिएगा। नियम कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम, ठीक है, हेड लगा देना है। फिर लिखना है कि जब दाहिने हाथ तर्जनी, अंगुली, माध्यिका, अंगुली अंगुली और अंगूठा इस प्रकार फैला कर रखा जाता है कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो। अगर अंगुली तर्जनी अंगुली चुंबकीय बल की दिशा, अंगूठा चुंबक की दिशा की ओर इंगित करे तो माध्यिका अंगुली प्रेरित धारा को दिशा को इंगित करेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका क्या रहा है बाबू, आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम रहा। तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं बाबू। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। मान ली एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये हो गया, एक चुंबकीय बल रेखा ये हो गया, एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करती है, वही बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो क्षेत्र की किसी बिंदु विशेष पर दिक्सूच दो दिशाओं को इंगित करेगा, जो संभव नहीं है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रदर्शित नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा कि यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रदर्शित करेंगी तो एक बिंदु पर जहां प्रतिच्छेदित करेंगी वहां पर दो दिशाएं क्या हो गए, दिखाई देगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है। तो आपको इतना बस लिख देना है, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2024 के 7 सेट में कम 2 से 3 सेट में ये प्रश्न आ चुका है कि किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं दिखाएं। मतलब आपको चुंबकीय बल रेखाओं को आपको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक दंड चुंबक लिया यहाँ पर, और दंड चुंबक लिया है और उसके चारों क्या किया हमने, चुंबकीय बल रेखाओं क्या कर दिया है, दर्शा दिया है। आप जानते हैं कि जो मान लीजिए दंड चुंबक हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और इधर क्या हो गया, साउथ हो गया। तो जो आपकी बल रेखाएं होती है ये उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिण ध्रुव क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से लेकर कहाँ प्रवेश करती है, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव रहा, ये आपका दक्षिण ध्रुव रहा। देखिए यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से होकर कहा जा रही है, दक्षिण ध्रुव में
जा रही है। ठीक है, तो इस तरह आपको चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करना है, दिखाना है। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया पिछले साल में और इस साल भी पूछा जाएगा, 100% है। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, और चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि दूर दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है बाबू, कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इस दोष को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार का निवारण करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है। चलिए इसका पहले इसका उत्तर जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। तो इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए यह निकट बिंदु होता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष क्या था वो, दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इसे क्या कहता है, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इस दोष को निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मैंने पीछे भी बताया था और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो ये दोनों प्रश्न आपको तैयार रखना है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इनके निवारण भी याद रखना है। यदि आपने इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लिया तो यहाँ सबका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, 100% है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया कि क्या है प्रश्न, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका अंतर बताता हूँ। 4 से 5 अंतर मैंने बताया है, आपको भी 2 से 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा तथा किनारे से पतला होता है। आपने देखा हो जो उत्तल लेंस होता है ये क्या होता है, क्या होता है बाबू, बीच में तो मोटा होता है लेकिन किनारे से क्या होता है, पतला होता है। और जो अवतल लेंस होता है ये बीच में पतला होता है तथा किनारों से मोटा होता है। जो आपका अवतल लेंस होता है इसी तरह आपका अवतल लेंस होता है। ठीक है, ये अब क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो क्या है, किनारों से मोटा है और लेकिन बीच से क्या है, पतला है। ठीक है, तो आपको ये बताना था कि जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारे से पतला होता है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है ये किनारों से मोटा होता है लेकिन बीच में क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस का उपयोग दूसरा कहाँ करते हैं, सॉरी उत्तल लेंस का आप ध्यान से देखिएगा, इसको अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग जब हम करते हैं तो अक्षर क्या करते हैं, बड़े आकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। जब लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तो जो अक्षर होता है वो छोटे आकार के दिखाई देता है। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यह क्या करता है, जो उत्तल लेंस होता है ये जब बहुत से प्रकाश किरण इस तरह आएंगे तो क्या एक बिंदु क्या करता है, केंद्रित कर देता है इस तरह। ठीक है, लेकिन जो वही आपका अवतल लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को किरण पुंज में क्या करता है, बिखेर देता है, मतलब बिखेर देता है, इस तरह फैला देता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है उत्तल लेंस में कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आभासी तथा उल्टा बनता है, लेकिन वही आपका अवतल लेंस है ये वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाता है। ठीक है, फिर अगला उत्तल उत्तल लेंस में लिखना है कि लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। जो उत्तल लेंस होता है जब लेंस को बाएं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाएं तरफ गति करेगा और इस लेंस को बाएं तरफ से हिलाएं तो किधर गति करेगा, वो बाएं तरफ हटेगा, मतलब प्रतिबिंब भी बाएं तरफ हटेगा। ठीक है, बात समझ रहे ना, तो ये भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, कोई भी आपको 2-3 तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे पहले हमने लेंस के बारे में पढ़ा था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, अब दर्पण में बताना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में पहला पॉइंट क्या होता है ना, आपको पहला पॉइंट आपको उत्तल दर्पण बताना है कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धसा होता है। ठीक है, जो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है, ये आपका इसी तरह अवतल दर्पण होता है, तो जो आपका जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उत्तल दर्पण क्या होता है कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, इस तरह अंदर तरफ अप्लाई किया जाता है, लेकिन जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है क्या होता है, उभरा होता है, मतलब
ऊपर की तरफ खुला होता है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जो आपका अवतल दर्पण होता है इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है इसमें केवल आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखना है कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब सदैव क्या बनते हैं, सीधा बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट लेना है कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तथा तीनों प्रकार का बनता है। मतलब इसे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है और वस्तु के आकार का भी बनता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था, तो इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। 2024 का एक प्रश्न है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, कि हम अपने वाहनों में जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, इसको बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देते हैं। उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है और क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। क्योंकि यह क्यों होता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ, अब मैंने बताया कि जब आपको उत्तल दर्पण होता है ये बाहर देखिए अंदर तरफ क्या किया जाता है, कलई किया जाता है और बाहर की तरफ क्या उभरा होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अपने वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब दिखाने की क्षमता बहुत ज्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में लिखना था। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को उल्लेख मतलब इन नियमों को लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके दो नियमों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, इसमें क्या लिखना है कि जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तरित होता है। यह पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कहते हैं, मान लीजिए एक कोई परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, मतलब नीचे की कलई किया गया है, इस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से टकरा कर पुनः उसी दिशा में निकल जा रही है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा। अब परावर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। मतलब आपतित किरण, आने वाली किरण और जाने वाली किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, आपका पहला नियम है। दूसरा कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये वाला विलंब हो गया, इस पे आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, इसके बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ये भी कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर, मतलब कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक है, ये अब क्या है, दूसरा नियम है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024 का प्रश्न है। ठीक है, कि उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखना है। पहला उपयोग क्या लिखना है कि नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए। ठीक है ना, अभी मैंने बताया है कि दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए या निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो वही पहला पढ़ लिया गया कि नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में। ठीक है, दूसरा कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में। ठीक ना, जो छपाई के छोटे छोटे अक्षर है उनको बड़ा दिखाने के लिए लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आखिरी वाले प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखो। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखना है। ठीक है, इस तरह मैंने सबसे पहले इसके परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, और जो दूसरा जो नियम होता है, ये जब एक ही रंग के प्रकाश के एक किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण की जगह तथा परावर्तन कोण की जगह क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो इसका दूसरा नियम है बाबू, इसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कि साइन आई बराबर बटा साइन आर
साइन आर क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन का सॉरी स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह आपको पूरे टोटल प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये टोटल प्रश्न बाबू आपके एनसीईआरटी के थे, तो आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न को लिख कर और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।